प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दो टाइप के इंस्ट्रक्शंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। पहला था हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, द प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से हमारा मीनिंग जो है वो उन इंस्ट्रक्शन से है जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स यानी इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं कि जैसे हमने जो प्रोग्राम लिखा और लो लेवल प्रोग्राम जनरेट हुआ, तो उस लो लेवल प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वन बाय वन सीक्वेंशली या सीरियली एग्जीक्यूट होने चाहिए। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके कारण हमारा जो ये प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस है वो उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट ना होके कभी कभी सडनली डिफरेंट सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है यानी रन होता है। और उस रीजन होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं। तो डिफरेंट जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में हम जानते ही हैं हाई लेवल लैंग्वेज से कि वो जो डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच केस, लूप्स, फंक्शन कॉल, जंप इन द सेंस ब्रेक, कंटिन्यू एक्सेट्रा। तो इन सभी स्टेटमेंट्स की हाई लेवल लैंग्वेज में इन सभी स्टेटमेंट्स के जो इंस्ट्रक्शन जनरेट होते हैं लो लेवल में, वो उनका सीक्वेंस यानी उनका फ्लो ऑफ कंट्रोल सडनली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज हो जाता है। और वो लॉजिकल भी है। जैसे इफ एल्स हम यूज करते हैं, तो इफ एल्स से मीनिंग है हमारा कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब दूसरा ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा तो वो कंटिन्यूएशन में तो है नहीं। कंटिन्यूएशन इन द सेंस कि कोई कंडीशन चेक हुई, अब उस कंडीशन के साथ इफ ब्लॉक लिखा हुआ है और कुछ दूसरे एड्रेस पर एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है। तो कंडीशन चेक होने के बाद जब इफ ब्लॉक अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा। स्किप हो जाएगा तो मतलब कि कंट्रोल अब वहां उस एड्रेस पर पहुंचेगा जहां एल्स ब्लॉक डिफाइंड है। ओके, ठीक इसी तरह अगर हम स्विच केस की बात करें, डिफरेंट केसेस एंड स्विच स्टेटमेंट होते हैं, तो उन स्टेटमेंट्स के जो इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगे वहां पर क्या होगा कि जब स्विच के साथ कोई वैल्यू कंडीशन चेक होगी तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा वैल्यू पर। तो वैल्यू जो भी होगी तो अब वो पर्टिकुलर केस में जाएगा कंट्रोल, तो दैट मीन्स कि कंट्रोल हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह लूप्स में है कि जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी कंट्रोल पूरे लूप को स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा और एंड से फिर कंडीशन टेस्ट पर आएगा। तो इसका मतलब एंड के बाद आगे तो गया नहीं कंट्रोल, और कंडीशन टेस्ट के बाद जब फेल होगी कंडीशन तो फिर किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पर जहां पर लूप के बाद वाला स्टेटमेंट होगा वहां पर स्विच हो जाएगा। इसी तरह फंक्शन कॉल होता है कि जब हम फंक्शन कॉल की बात करते हैं तो फंक्शन यानी प्रोसीजर, या इसमें हम
सीपीयू टर्मिनोलॉजी में बोले, लो लेवल लैंग्वेज के टर्म में बोले, तो दिस इज कॉल्ड एज द सब रूटीन। ओके, प्रोसीजर या सब रूटीन। तो जब सब रूटीन कॉल होगा, फंक्शन जब कॉल होगा, तो क्या होगा कि फंक्शन कॉलिंग के प्लेस पर अब कंट्रोल उस मेमोरी एड्रेस पर जाना है जहां पर फंक्शन डिफाइंड है। अगर फंक्शन कॉल ना हुआ होता तो सीक्वेंसली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहते। तो जहां हमने फंक्शन कॉल किया है उस प्लेस से कंट्रोल दूसरी जगह जाएगा। ओके, और कंट्रोल दूसरी जगह जाएगा, वहां से फंक्शन के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और जब एंड आ जाएगा फंक्शन का, तो फिर वापस उसी प्लेस पर लौट आएगा कंट्रोल जहां पर फंक्शन कॉल हुआ था। तो इस तरह मतलब ये सीक्वेंस चेंज हो रहा है। सीक्वेंस मतलब कि कंट्रोल हमारा कहीं से किसी एड्रेस पर जा रहा है, कोई किसी एड्रेस पर फिर वापस आ रहा है। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को हम इस लेक्चर में हैंडल करेंगे। ओके, तो ये मैं समझा चुका हूँ कि जो कंडीशन कोड है, यानी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, वो ब्रांच का कंट्रोल ट्रांसफर होता है। ब्रांच टारगेट से मतलब ये है कि जिस जगह हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर कंट्रोल ट्रांसफर होगा यानी इंस्ट्रक्शंस किसी और एड्रेस से एग्जीक्यूट होंगे, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के कंटेंट भी चेंज होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस प्रोग्राम कंट्रोल ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में रहता है, जो मैंने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में बताया भी था। ठीक है, तो पीसी रजिस्टर का जो कंटेंट चेंज होगा, तो पीसी रजिस्टर में वो वाला एड्रेस आ जाएगा जहां पर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। और अगर फंक्शन कॉल है तो फिर जब फंक्शन कॉल खत्म हो जाएगी तो फिर पीसी रजिस्टर में वो कंटेंट्स आ जाएंगे कि जिस प्लेस पर फंक्शन कॉल हुआ था उससे आगे वाले स्टेटमेंट के। तो अब प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पहला तो है बीआर, इट स्टैंड्स फॉर द ब्रांच। दूसरा है जंप, जेएमपी, दैट मीन्स कि हम अगर लिख देंगे जेएमपी और सब मेमोरी लोकेशन, तो कंट्रोल उस मेमोरी लोकेशन पर चला जाएगा। ओके, एसकेपी, स्किप सम स्टेटमेंट ऑन सम कंडीशन, किसी कंडीशन पर बेस जो है, और कुछ स्टेटमेंट वन और मोर स्किप हो जाएंगे। इसी तरह कॉल है, अगर सब रूटीन या फंक्शन कॉल होगा तो वी राइट इट एज कॉल, सी ए ऑल, कॉल एंड फंक्शन नेम। हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे फंक्शन और ब्रैकेट सेमीकोलन लिख देते हैं, फंक्शन कॉल हो जाता है। तो लो लेवल में हमें कॉल कीवर्ड यानी नेमोनिक लिखना पड़ेगा, और उसके साथ फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, देन द फंक्शन विल बी कॉल्ड। तो फंक्शन को जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सब रूटीन भी बोलते हैं। ओके, और जब फंक्शन कॉल कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से रिटर्न होना है। रिटर्न होना है वहां से वापस जहां पर फंक्शन कॉल हुआ था, जिससे कि जो स्टेटमेंट्स चल रहे थे फंक्शन कॉल होने से पहले वो फिर कंटिन्यू हो सके। ओके, नेक्स्ट है सीएमपी, फॉर कंपेयर, ये कंपैरिजन के लिए है। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को हम डिटेल में एग्जांपल से समझेंगे बाद में। ओके, पहले इनकी मीनिंग समझ रहे हैं। फिर टीएसटी,
दैट इज यूज्ड फॉर टेस्ट, तो किसी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। ओके, HLT फॉर हॉल्ट, हॉल्टिंग द सिस्टम, यानी सिस्टम को हमें क्लोज करना है, हॉल्ट करना है, हमारा काम फिनिश हो गया, तो वी वांट टू क्लोज द सिस्टम और हॉल्ट द सिस्टम, वी कैन यूज। अगर हमें कुछ टाइम तक वेट करना है, वी कैन यूज द वेट, WAIT। वेट जनरली मिली सेकेंड में होता है। अगर हमें 1 सेकेंड वेट करना है तो वी नीड टू राइट वेट 1000। NOP इज यूज्ड फॉर नो ऑपरेशन। अगर हमें अननेसेसरली CPU साइकिल वेस्ट करना है या CPU को आइडल रखना है विदाउट एनी वर्क, तो वी कैन राइट द NOP, नो ऑपरेशन, तो जिसमें CPU कुछ नहीं करेगा, केवल आइडल रहेगा। ओके, अब ये ये लूप लिखा हुआ है फोर्ट्रॉन में, जिसका पर्पज ये है कि डू 10 i = 1 to 5। जो आई का लूप है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा, और 10 इज द लेवल फॉर दिस कंटिन्यू। तो आई की वैल्यू 1 के लिए ये चलेगा, और कंटिन्यू तक आएगा, तो कंटिन्यू से कहा जाएगा ये 10 पर, ये जो लेवल है देखिए यहाँ पर। तो ये फोर्ट्रॉन का लूप है, इसको हम सी लूप से भी समझ सकते हैं, इसका सिंटैक्स अलग है फोर्ट्रॉन का। ठीक है, तो अब हाई लेवल कंडीशनल्स इंप्लीमेंटेड बाय कंट्रोल फ्लो चेंज। तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो ब्रांच ऑपरेशन है यानी जंप है, वो हमारा PC रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज होने के बाद इम्प्लीमेंट होता है, और जो कंडीशंस हैं वो कैलकुलेट होती हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। जैसे हम कंडीशंस देखा ही है कि i < 5, i++ या i> समथिंग, i not equal to, तो वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जनरली कंडीशन कैलकुलेट होती है। कई बार हम दो कंडीशंस को एक में कंबाइन कर लेते हैं कि i < 10 एंड लॉजिकल एंड j> 1। तो प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के जो कंटेंट्स हैं वो तभी चेंज होंगे जब कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तभी कंट्रोल हमारा अकॉर्डिंगली किसी लोकेशन पर जाएगा और PC रजिस्टर के कंटेंट्स को चेंज करेगा। ओके, अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। कोई एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ n = 5, x = 7। ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर n की वैल्यू 5 होगी तब x में वैल्यू 7 आएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा और x = 7 के बाद जो स्टेटमेंट लिखा होगा वहां पर कंट्रोल आ जाएगा। दिस विल बी द केस। ओके, तो अब ये तो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जब ये लो लेवल में एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा तो ये जो असेंबली लैंग्वेज लिखी हुई है ये किसी दूसरे प्रोसेसर की लिखी हुई है, जो कि मतलब कि उतना रीडेबल नहीं है। वैसे तो रीडेबल है, समझ में आ रहा है कि कंपेयर वर्ड, ठीक है, और ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू। तो इसी स्टेटमेंट के साथ हम 8085 के इंस्ट्रक्शंस के साथ इसको समझते हैं। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है इसको समझते हैं इसके साथ, 8085 के साथ। ठीक है, तो इसमें दो हैं, n को 5 से कंपेयर कर रहे हैं और x में वैल्यू 7 कॉपी होके आ रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा MBI#5। MBI का मतलब होता है मूव इमीडिएट। तो इसका मीनिंग ये है कि मूव वैल्यू 5 डायरेक्ट टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में AC रजिस्टर वर्क करता है,
और एसी रजिस्टर हमेशा वन ऑफ द ऑपरेंड को होल्ड करता है 8085 में। तो मूव इमीडिएट हैज 5 मींस कि वैल्यू 5 विल बी डायरेक्टली कॉपीड टू एसी रजिस्टर। अब दूसरी वैल्यू जो n है वो एक और रजिस्टर में लाना पड़ेगा। तो मूव n कोमा r1, मतलब वैल्यू n की वैल्यू r1 में कॉपी हो रही है। यहाँ एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू 5 आ रही है, ओके, और n की वैल्यू r1 में आ रही है। तो अब हम एक्यूमुलेटर को r1 से कंपेयर कर सकते हैं। तो CMP ऑपरेशन है इसके लिए, कंपेयर के लिए CMP r1। अब यहाँ ये चीज समझने वाली है कि एसी रजिस्टर हमेशा अंडरस्टूड है, इसी में मतलब छुपा हुआ है। कंपेयर जब भी हम करेंगे तो वी नीड वन ऑपरेंड। इसी तरह हम लिखेंगे ऐड r1, तो उसका मीनिंग ये होगा कि R1 रजिस्टर के कंटेंट्स को एसी रजिस्टर के कंटेंट से ऐड करके फिर वापस एसी रजिस्टर में ही स्टोर कराना है। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन हुआ R1 और एसी रजिस्टर का। तो कंपैरिजन तो हो गया, अब हमें चेक करना है कंपैरिजन के बाद कि जंप इफ नॉट इक्वल। जंप इफ नॉट इक्वल मतलब ये है कि जो ये कंडीशन थी कि अगर n 5 की इक्वल नहीं होगा तो जंप कहां पर कराना है, इस x इक्वल टू 7 स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसके बाद वाले स्टेटमेंट पर। यहां मैंने लिखे नहीं बाकी स्टेटमेंट, बट x इक्वल टू 7 जो स्टेटमेंट है इसको जो फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट इसके बाद है, तो वहां पर हम जंप करेंगे। तो जंप इफ नॉट इक्वल, जंप इफ नॉट इक्वल JNE, और जंप इफ इक्वल वाला होता तो JE करते। जंप इफ नॉट इक्वल टू L1 पर इस मेमोरी लोकेशन पर ये जंप कर जाएगा अगर ये नहीं इक्वल होगा। इसका मतलब वही हुआ ना कि प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे प्ले हुआ कि डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, अगर ये जंप इफ नॉट इक्वल टू L1, तो कंडीशन अगर इक्वल नहीं होगी तब तो ये L1 पे आएगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। और मूव r कोमा एक्स, एक्स के कंटेंट 7 रजिस्टर r में आ जाएंगे जैसे यहाँ। तो x इक्वल टू 7 तभी वर्क करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो हमने पहले ही चेक कर लिया कि जंप इफ नॉट इक्वल अगर नहीं इक्वल होगा तो L1 पर आ जाएगा, और L1 वो मेमोरी लोकेशन है जहां से x इक्वल टू 7 स्टेटमेंट के बाद वाला स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। ओके, so this is the case. Now come to another example. एग्जाम्पल है इफ i इक्वल टू j, कंपेरिजन कर रहे हैं i प्लस प्लस j माइनस माइनस। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि i और j को कंपेरिजन कर रहे हैं। ओके, और अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब कंडीशन अगर ट्रू है, ट्रू है मतलब दोनों अगर इक्वल हैं, तो क्या होगा कि i इंक्रीमेंट होगा। ओके, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो j डिक्रीमेंट होगा। कोई एक ही इसमें से चलेगा। सॉरी, मतलब अगर i और j इक्वल हैं तब तो i प्लस प्लस चलेगा, और अगर i और j इक्वल नहीं है, ठीक है, तो i प्लस प्लस नहीं चलेगा। j माइनस माइनस तो इफ के साथ है नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये बाहर है, इस इफ के बाहर ही है। तो j माइनस माइनस तो हमेशा परफॉर्म होगा, और i इक्वल्स टू j अगर इक्वल है तो i प्लस प्लस भी होगा। ठीक है, अब इस हाई लेवल लैंग्वेज कोड के लो लेवल इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो वी कम हियर। ओके, मैं क्या है कि इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा कोड है इफ i इक्वल्स टू j,
आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। तो कंडीशन ट्रू होगी तो आई प्लस प्लस होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो आई प्लस प्लस नहीं होगा। जे माइनस माइनस तो एग्जीक्यूट होना ही होना है क्योंकि ये इफ के बाहर है। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने क्या किया कि अगर हम MVI यूज कर रहे हैं, मूव इमीडिएट, तो हमें ए लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम लिखेंगे मूव ए कॉमा जे। जे की वैल्यू AC रजिस्टर में लाए, या AC रजिस्टर में लाए जे की वैल्यू, और आई की वैल्यू R1 में लाए। अब हमने कंपेरिजन किया यहाँ पे। इसका मतलब कि AC रजिस्टर को का कंपेरिजन R1 रजिस्टर से हो रहा है, मतलब एक तरह से आई और जे की वैल्यू का कंपेरिजन हो रहा है। तो जंप इफ नॉट इक्वल टू L1, अगर ये इक्वल नहीं है तो L1 पर आ जाएगा डायरेक्ट। और L1 क्या है कि DCR, L1 इसकी मेमोरी लोकेशन है जे माइनस माइनस स्टेटमेंट की। तो जंप इफ नॉट इक्वल टू L1, L1 है मेमोरी लोकेशन जिस पर जे माइनस माइनस पड़ा है। क्योंकि अगर इक्वल नहीं होंगे तो आई प्लस प्लस स्किप होना है। ओके, तो डायरेक्ट L1 पर आ गए और DCR। अब DCR का मतलब है डिक्रीमेंट द वैल्यू इनसाइड द एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में अगर हम देखें तो वैल्यू किसकी है, जे की। तो DCR एक्यूमुलेटर बाई 1, दैट मीन्स कि जे की वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट कर देगा। ओके, अदरवाइज अगर ये कंडीशन पे आओ, जंप इफ नॉट इक्वल वाली, तो ये कंडीशन सपोज करो कि अ, ये तो जंप नॉट, ये जंप इस पे L1 पे तभी होगा जब ये नॉट इक्वल होंगे, जंप इफ नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल हो गए आई और जे यहाँ पर, तो ये कंडीशन वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये कंडीशन वर्क नहीं करेगी, तो L1 पर इसके ये मतलब कंट्रोल चेंज नहीं होगा। मतलब आई और जे के इक्वल होने पर कंट्रोल यहाँ आएगा INR R1। तो R1 में वैल्यू है आई की, तो R1 की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक दिस प्रोग्राम इज अंडरस्टूड। मतलब एक छोटा सा कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसके लो लेवल कोड किस तरह जनरेट होंगे। और ये सब एब्रीविएशन है, जो इंस्ट्रक्शंस हम अभी समझ रहे हैं उनका ये मीनिंग सबको मालूम ही है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ये जो मैं समझा रहा हूँ इस प्रोग्राम को? अगर डाउट हो तो अभी बताओ जस्ट, क्योंकि आगे फिर छोटे छोटे प्रोग्राम्स और भी इस तरह लो लेवल मिलेंगे। किसी को भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, बोलो। चलो मैं मानता हूँ सब समझ में आ गया, यहाँ डाउट नहीं है किसी को। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब एक और एग्जाम्पल। हम्म, कोई कुछ कहना चाह रहा है? एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 14.2, लेक्चर नंबर 14 है। 14। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें हमने आई और जे को कंपैरिजन किया है, आई प्लस प्लस किया है, और एल्स पार्ट पे आ गए। अब यहाँ प्रीवियस इसमें एल्स नहीं था, देखो यहाँ पर एल्स है कि अगर आई और जे इक्वल हुए तो आई इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज जे डिक्रीमेंट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो जे डिक्रीमेंट होगा। और ये जे प्लस इक्वल्स टू आई, इसका मतलब होता है कि जे इक्वल्स टू जे प्लस आई। ओके, जे इक्वल्स जे प्लस आई, जे प्लस इक्वल्स टू आई का मतलब जे इक्वल्स टू जे प्लस आई। तो अब इसके लिए कोड लिखते हैं हम। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कोड कैसे लिखने हैं। तो ये तीसरा एग्जाम्पल मैं समझा नहीं रहा हूँ, बट कोड ये तो MIPS आर्किटेक्चर में कोड लिखे हुए हैं, और ये 8085 में कोड लिखे हुए हैं इसके। तो इसको समझने की कोशिश करो अभी, और बताओ मुझे अगर ना समझ में आ रहा हो तो। और जो हमारा प्रोग्राम था वो ये था।
ये प्रोग्राम था। समझो इसको। जे की वैल्यू एक्यूमुलेटर में लाए, आई की वैल्यू R1 में ले आए, कंपैरिजन किया इसको दोनों को, ठीक है। और जंप इफ नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ELS मेमोरी लोकेशन पर यहाँ पे जंप करा दिया। ऑब्वियसली कि अगर आई जे इक्वल नहीं है तो एल्स पार्ट पर आके जे माइनस माइनस करेगा। तो ELS यहाँ पे हमने एक एज्यूम कर ली कि कोई लेवल है मेमोरी, तो DCR परफॉर्म हो जाएगा। ओके। और अगर ये कंडीशन फॉल्स मिल गई कि ये दोनों अगर इक्वल मिल गए तो R1 का इंक्रीमेंट करना है, R1 में आई है, और ये इंक्रीमेंट होने के बाद, आई का इंक्रीमेंट होने के बाद ये अब एल्स पार्ट पे तो जाएगा नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू मिली थी तभी आई प्लस प्लस हुआ। तो एल्स पार्ट पे तो जाएगा नहीं, तो ये सीधे जे प्लस इक्वल टू आई पर चला जाएगा। तो R1 इंक्रीमेंट हुआ और सीधे जंप L1 पर आ गया। तो L1 में क्या है, ऐड R1, मतलब AC के कंटेंट्स को R1 के कंटेंट से ऐड करके और AC में स्टोर करना है। तो AC में है J, R1 में है I, तो इसका मीनिंग वही है, J प्लस इक्वल टू आई का मतलब J इक्वल टू J प्लस आई। और ये STAJ कि मतलब जो एक्यूमुलेटर में है उसको स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन J पर। ओके। तो ये समझ में आ गए होंगे, तीन मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट के ये कंट्रोल स्विचिंग बताए हैं तुम लोगों को, ठीक है। अब आते हैं सब रूटीन कॉल यानी फंक्शन कॉल एंड रिटर्न पर। ओके। तो फंक्शन कॉल और रिटर्न जो लो लेवल में हम यूज करते हैं 8085 टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें, तो दिस इज लाइक इन दिस वे, कॉल सम फंक्शन नेम, ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, प्रोग्राम के बीचों बीच लिखा हुआ है कॉल सम फंक्शन नेम, और सपोज करो फंक्शन यहाँ पर है, फंक्शन कहीं पे भी हो सकता है। तो ये स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर है या फंक्शन है, उसके बाद बॉडी होगी इस फंक्शन की, और लास्ट में एंड ऑफ द फंक्शन होगा। एंड RET स्टेटमेंट एंड पे लिखने का मतलब ये है कि ये जो है इंस्ट्रक्ट कर रहा है RET स्टेटमेंट कि वापस उसी पोजीशन पर, वहीं उसी लोकेशन पर चले जाओ जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। क्योंकि फंक्शन कॉल जब कंप्लीट हो गया तो अब फंक्शन कॉल के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, अब उस स्टेटमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। तो इस तरह का हाई लेवल लैंग्वेज में स्ट्रक्चर होता ही है, वी नो इट वेरी वेल। डिफरेंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, बीच में फंक्शन कॉल किया कहीं, उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। और फंक्शन जो कॉल किया है वो कहीं किसी अलग सब रूटीन या सेपरेटली सेपरेट कोड के फॉर्म में दूसरी जगह डिफाइंड होगा। इस तरह होता ही है फंक्शन। अब क्या होता है कि जब कोई फंक्शन कॉल अकर होती है तो पीसी के कंटेंट्स जो हैं, जब कोई फंक्शन कॉल आएगी तो जिस स्टेटमेंट पर फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो तो करंट इंस्ट्रक्शन है, वो तो MAR MBR रजिस्टर के थ्रू हैंडल हो रहा होगा। और पीसी रजिस्टर में क्या होगा कि जो फंक्शन कॉल वाला स्टेटमेंट है उसके आगे का एड्रेस होगा, क्योंकि पीसी रजिस्टर ऑलवेज होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो एक तरह से PC+1
मतलब पीसी में जो कंटेंट्स है पीसी प्लस वन, वो स्टैक पर पुश कर दिया जाएगा। वो इसलिए पुश कर दिया जाएगा कि जब फंक्शन कॉल से वापस रिटर्न होंगे तो क्या होगा, जब वापस रिटर्न होंगे फंक्शन कॉल से, तो फिर उसी प्लेस से फिर प्रोग्राम रिज्यूम कर लिया जाए, क्योंकि फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई। तो कॉलिंग के बाद फिर जो उसके अगले वाला स्टेटमेंट है पीसी प्लस वन, ओके, वहीं से फिर कॉल रिज्यूम हो जाएगी। ओके, और ये स्टैक पर पीसी प्लस वन जो है स्टैक पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि पीसी रजिस्टर में अब दूसरा एड्रेस आएगा। दूसरा एड्रेस कौन सा आएगा, जहां पर वो फंक्शन डिफाइंड है। भाई अभी तो हमने फंक्शन कॉल किया है, लेकिन जहां फंक्शन डिफाइंड है उस प्लेस पर ये जाएगा। तो उस प्लेस पर जाके ये कंटेंट्स को आ, मतलब उस मेमोरी लोकेशन के जहां फंक्शन डिफाइंड है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पीसी रजिस्टर में अब स्टोर होगा। तभी प्रोसेसिंग अब फंक्शन कॉल की स्टार्ट हो पाएगी। और जब फंक्शन कॉल से रिटर्न होंगे तो पीसी प्लस वन जो एड्रेस स्टैक पर पुश हुआ था वो फिर पीसी में कॉपी होके फिर प्रोग्राम चलने लगेगा। ओके, तो जब रिटर्न होगा तो स्टैक पॉप होगा और पीसी में वो फिर पुराना एड्रेस आ जाएगा और फिर वहां से प्रोग्राम फिर स्टार्ट हो जाएगा। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन ये सभी जानते हैं, ठीक है। स्टैक हम इसलिए मतलब सीपीयू यूज करता है कि जिससे वो याद रख सके कि कहाँ पर रिटर्न होना है जब फंक्शन फिनिश हो गया है। ओके, तो स्टैक का जो नेचर होता है तो इसलिए इसका इसके कारण ये एड्रेस पीसी प्लस वन उस पर पुश कर दिया जाएगा, फंक्शन कॉल वापस होगी तो वो एड्रेस रिज्यूम कर लिया जाएगा। ओके, तो जब फंक्शन फिनिश होगा, तो जब फंक्शन कॉल फिनिश होगा तो ये स्टैक टॉप से एड्रेस पॉप करके और फिर रिज्यूम कर लेगा प्रोग्राम। ओके, अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है तो यही मैकेनिज्म फिर फॉलो होगी। ठीक है, 1 मिनट से कम टाइम बचा है, इसलिए ये अब डिटेल में इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे की स्लाइड देखता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसी को बता देता हूँ कि अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, ओके, तो दूसरे फंक्शन के लिए भी यही स्टैक फ्रेम बनेगा। तो ये स्टैक टॉप पर दूसरे जब फंक्शन के लिए भी, स्टैक टॉप पर दूसरे फंक्शन के लिए भी आएगा। ठीक है, तो जब दूसरा वाला फंक्शन फिनिश होगा, मतलब ये रिटर्न फर्स्ट सब रूटीन पर आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फिनिश होगा तो फिर ये ओरिजिनल प्रोग्राम पर आ जाएगा।